बाप हर रोज़ एक नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आती। वो रोते हुए कहती, तेरी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तू मेरे साथ कर रही है। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ मेनिका, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं बुत सी बनी हुई उसे ही देखे जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी पापा से इस बात का एतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई नई लड़कियाँ क्यों लाते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती है। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो। जबकि पापा की नज़र मुझ पर थी। वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो, जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोज़ाना का मामला था। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही अंदर दबकर रह जाते थे। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत उमड़ते, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उठकर पापा को खाना दी और खुद किचन में ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन समेट मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। हमारे घर के सभी लोग बहुत पहले ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते। मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते रह गई, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैं दबे पांव कमरे के बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ निकले। मेरी खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। आज से पहले तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर आज न जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों न था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाज़ा तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी, तभी मेरे कानों में वो रो रही थी, सिसक रही थी। फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। क्योंकि उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, यह मत सोचना कि इसकी तुम्हें कोई माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ यह सब कुछ होगा, मगर तुम चाह कर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। तो मैं डर गई, मैं कांपने लगी। मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उस लड़की के सिसकने की आवाज़ फिर से दोबारा आई। पापा पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को यूं ही लाते और मेरी माँ के सामने वो लड़कियाँ गिड़गिड़ाती हैं। मगर क्यों मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियाँ रोने लगती थी और फिर वो मजबूर हो जाती। इस सवाल ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। यूँ मुझे बैठे बैठे सुबह हो गई थी और माँ कमरे के बाहर आ गई थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और पीछे वो लड़की भी थी जिसे पापा आज घर लाए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। वो बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लड़खड़ाते चल रही थी। पहले जैसी नहीं थी। मैंने देखा उसकी टांगें कपकपा रही थी। माँ ने झकझोर कर पापा को उठाया और कहने लगी, ले जाओ इस लड़की को जहाँ से लाए थे, मेरा काम हो गया है। पापा आंखें मसलते हुए उठे, फिर उन्होंने लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर चढ़ गई और सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगी, नैना, मुझे तो लगता है कि तुम
घोड़े बेचकर सो रही हो। माँ के चेहरे पर मुझे जरा सी भी थकावट नज़र नहीं आई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। माँ मुझे जगाकर जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठी थी। माँ कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने माँ का हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया था और कहने लगी, माँ मेरे पास बैठ जाइए। माँ ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं सर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जागी? मेरे सवाल से वो घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सवाल से परेशान हो गई हो। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ और मुझसे डर रही थी। माँ वो लड़की कहाँ पर है? पापा उस लड़की को क्यों लेकर आए थे? मैं बहुत परेशान थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहे। कल शाम पापा जिस लड़की को घर लेके आए थे वो सपने में आई थी। माँ ने सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। वह इधर उधर देख रही थी, किसी तरह वो इस सवाल से बच जाए। पहले जब मैं माँ से कोई सवाल करती तो वो डांट देती थी। आज मैं बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल लिया था कि वह लड़की सपने में आई थी। माँ ने बताया कि वो लड़की तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले के घर की थी। बहुत सोच विचार के बाद माँ ने उत्तर दिया और कहा, उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। जब तुम सो गई तो उस लड़की का पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को मना कर ले गए। माँ ने आखिरकार झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, माँ पर पापा तो हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़कियाँ आती है अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से आती है। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, उठो, हाथ मुंह धो लो और चाय पी लो। माँ यही कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। माँ के इतना समझाने पर भी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने सच नहीं बोला है, वो झूठ बोल रही थी। खैर, मेरे दिन किसी तरह गुजरे और शाम हुई तो मैं फिर से बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। माँ मुझे उठाते हुए कहने लगी, नैना जल्दी उठो, लगता है आधी आने वाली है, घर के सभी दरवाजे बंद कर लो। मैं समझ गई थी कि माँ मुझे इसलिए यहाँ से हटाना चाहती है कि मैं कुछ जान न सकूँ कि पापा आज किस लड़की को घर लेकर आएंगे। मैंने कहा, हाँ अभी जाती हूँ। मैंने माँ को अपनी बातों में बहलाए रखा। तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला और पापा गेट के अंदर आए और उसके साथ एक सुंदर सी लड़की उनके पीछे थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने उस लड़की से सवाल किया। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, माँ उस लड़की का हाथ पकड़ कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई और फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके जाने के बाद पापा ने मुझे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम? मैं घबरा गई थी क्योंकि मुझे पापा के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, बस वो लड़की अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने बात कर ली। पापा ने कहा, खबरदार जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की। चलो उठो, मुझे खाना दो। मैंने पापा को खाना दे दिया। मैं आ गई। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्दी से जल्दी सो जाए। मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की मुझे बद्दुआ देगी या नहीं। वक्त गुजर रहा था और फिर पूरे घर में पापा के खर्राटे गूंजने लगे। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे से लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की रो रही थी और आहें भर रही थी। माँ ने गुस्से में कहा, बस ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तुम पर हैरत होती है कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की बेटी भी जवान है। अगर कल को कोई औरत उसके साथ यही सब करेगी तो तुम क्या कर लोगी? उसकी बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि उस लड़की की मदद करूं। एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रही हो, कल वो तुम्हारी बेटी के सामने ज़रूर आएगा कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं। फिर तभी पापा के खर्राटे थमने थे और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे यह बात समझ में आ गई थी, मगर वो क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था। फिर मैंने यह फैसला किया, जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो मैं लगवा कर रहूँगी। पहले तो मैंने बड़ी बेखबरी से ज़िंदगी गुजारी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती थी।
कि कौन आता है और कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी शोभा आंटी, जो अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, माँ उसे अपने कमरे में ले जाती और आपस में क्या बातें करती थी कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से और फिर दोनों सहेलियाँ ना जाने घंटों शोभा आंटी ज़रूर वाकिफ़ होगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वो माँ के इस राज से हरगिज़ पर्दा नहीं हटाएगी। फिर भी मैं अपनी कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती और कोई भी नया कपड़ा ख़रीदना हो या सिलवाना हो तो नए फैशन के बारे में मुझसे पूछा करती। तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वो मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नज़रें बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज़ आई, नैना तुम कहाँ हो, देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वो छत पर ही आ जाए। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट सलवार चले हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर शोभा आंटी हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था। वही हर रोज़ आने वाली लड़कियां। पापा हर रोज़ कोई ना कोई नई लड़की लेकर आते और माँ उन्हें कमरे में ले जाती। कमरे में जाने के बाद वो लड़कियां रात भर कमरे में बिताती और सुबह होने से पहले चली जाती। सुबह आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। क्या कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि शोभा आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। मगर वो माँ की सहेलियाँ होती तो फिर शोभा आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, नैना क्या कह रही हो? उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती है? यह कौन सी बातें बता रही हो? मेरी तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि शायद वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, आंटी अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ के इस बारे में पूछोगी तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछेगा। आंटी ने सहमति में अपना सर हिला दिया और मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है क्योंकि तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? और मैंने कहा, नहीं आंटी, पर मैं सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा। मुझे उन लड़कियों की रोने की आवाज़ बहुत परेशान करती है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं उनकी मदद कैसे करूं? सुबह आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए बेवश हो जाएगी, फिर मैं वो सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और कहने लगी, आंटी जैसे तैसे करके जल्दी इस बारे में पता कर लीजिए। शोभा आंटी बहुत अच्छी औरत थी। मैंने उनके जिम्मे यह काम लगा दिया तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। अभी भी माँ पापा की वही रूटीन जारी थी। पापा हर रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर आते और माँ उन लड़कियों को अपने साथ कमरे में लेकर जाती। शोभा आंटी पूरे एक हफ्ते बाद हमारे घर आई थी। तब मैं अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। फिर पढ़ाई छोड़कर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात भाई साहब के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी? तब माँ पानी पी रही थी, उनके गले में पानी अटक गया, वो खांसने लगी। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ कल तुम्हारे घर कौन आया था? माँ ने कहा, शोभा तुम यह क्या कह रही हो? हमारे घर कौन आएगा? आंटी ने कहा। मैंने कहा, तुम भी कमाल करती हो, कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, कोई लड़की 8 बजे के बाद तुम्हारे घर आई थी। मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। माँ ने आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। शोभा, मुझे लगता है शायद वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा, वो लड़की, वो तो बस थोड़ी देर के लिए आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया। दरअसल वह नैना के पापा की कोई रिश्तेदार थी, खड़े खड़े ही हमसे मिलने आई थी। शोभा आंटी बोली, अच्छा नैना कहाँ पर है? मैंने
उनसे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछना था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया। आंटी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नैना तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना राज हमें नहीं बताएगी। उसकी खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज़्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूँगी। मैंने जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा लिया। रात हुई तो फिर से एक लड़की हमारे घर आई थी। माँ उस लड़की को कमरे में लेकर चली गई और पापा कुछ देर बाद खराटे लेने लगे। मैंने जल्दी से शोभा आंटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा, हाँ नैना बोलो, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा क्या? मैंने कहा, आंटी आज फिर एक लड़की घर आई है। माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई और पापा खराटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, नैना क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता ना चले, फिर हम दोनों मिलकर बैठकर कुछ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। मेरे आने की खबर सुनकर शोभा आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने दबे कदमों से गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही शोभा आंटी खड़ी थी। वह मेरा हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उसके मुताबिक मैं उनके घर जाने लगी। मैंने शोभा आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर में कदम रखते ही यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मौजूद थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि शोभा आंटी एक विधवा औरत थी। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वह अपना घर इतना अच्छा बनाती। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी उस मामले पर हम क्या हल निकालेंगे? आंटी ने कहा, नैना इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए शोभा आंटी ने अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, नैना मैं चाहती हूँ कि तुम यह लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, ये क्या आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप मुझे लहंगा पहना रही हैं। आंटी ने गुस्से से कहा, बस जैसा जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसा करती जाओ। मैंने कहा, पर आंटी। उन्होंने कहा, प्लीज़ मेरे खातिर यह लहंगा पहन लो। यह लहंगा भी उस राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके काफ़ी मिन्नतों के बाद मैंने वह लहंगा पहना। लहंगा पहनने के बाद वह मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गई, पर वहाँ जाते ही मैं हक्का बक्का रह गई। वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी और बहुत से मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, नैना अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी आप यह क्या कर रही हैं? हम तो किसी और काम के लिए आए। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और ना चाहते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात में नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, नैना यह लो, यह तुम्हारी आज रात की कमाई है। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी भी आंखें नम थी। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं जैसे ही कॉलेज के लिए निकली थी तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए थे? वो मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा यह खिलौना धंधा करते हैं। वो लड़कियों अगवा करते हैं, उन्हें नाचने और गाने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि मेरी शादी नहीं हुई। मैं कई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही। जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि शोभा, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर लिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यह काम नहीं करवाती, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। पर जबकि तुम्हारी माँ बाप और भी मासूम लड़कियों को अगवा कर उनसे धंधा करवाते, पर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी यह सब करती है। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने यह काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उस दिन बताया तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या करती है, और वो अभी भी अपने काम से बाज नहीं आई।
आंटी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी माँ इतना गलत काम करती है। सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरे गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं शोभा आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर शोभा आंटी के घर पर आई। शोभा, तुम्हें पता है कि क्या मेरी बेटी कहाँ चली गई है? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि वह कहाँ चली गई होगी? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं पागलों की तरह सुबह से ढूंढ रही हूँ। शोभा आंटी हंसकर कहा, आपने मेरे साथ जो किया था वो याद है ना? और फिर चोरी छुपे ना जाने तुमने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी की सज़ा मिली है तुम्हें। उन दोनों में यही बात हो रही थी तभी मैं बाहर आई और माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और यह क्या पहना है तूने? मैंने कहा, माँ आज आपकी बेटी कुछ घंटों के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गई। आप और पापा जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते और उनसे गलत काम करवाते, तब आप लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी? वो भी तो किसी की बेटी होंगी। माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, अगर काम करना छोड़ देंगे। माँ ने मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उन दिन माँ और पापा दोनों जिस तरह मेरे लिए तड़पे थे, उन्हें एहसास हो गया था कि सच बात है, वह जिस मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी होती है। उस दिन से उन लोगों ने यह गलत काम छोड़ दिया और मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी।